हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में हम आगे के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी चर्चा करेंगे। कल के हमने वीडियो में देखा था कि निखत जरीन विश्व बॉक्सिंग की चैंपियन बनी है और ऐसा करने वाली वो 5वीं भारतीय महिला हैं। उनसे पहले 4 भारतीय महिलाएं ऐसा कर चुकी हैं और सबसे ज़्यादा बार विश्व चैंपियन बनने वाली भारतीय महिला का नाम MC मैरी कॉम है, जो अंतिम बार 2018 में विश्व चैंपियन बनी थी और टोटल 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। ठीक है, और निखत जरीन पहली बार विश्व चैंपियन बनी है और 5वीं महिला हैं भारतीय ऐसा करने वाली। ठीक, अब इसी सीरीज़ में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ और न्यूज़ हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें हम जो भी टॉपिक हमको GS से रिलेटेड मिलता जाएगा हम उसको साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे, ताकि GS और करंट अफेयर दोनों हमारा साथ में हो जाए, उनका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, चलिए, तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो ये है कि रेत समाधि, ये एक हिंदी उपन्यास है। रेत समाधि को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। रेत समाधि ये एक हिंदी उपन्यास है, इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि रेत समाधि पहला हिंदी का उपन्यास है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। अभी तक किसी भी हिंदी के उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज नहीं मिला था। तो हमको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली बात, ये उपन्यास जिसका नाम है रेत समाधि, ये एक हिंदी उपन्यास है। सबसे पहला नाम हमको ध्यान रखना है कि इसके रचयिता, इसको लिखने वाली लेखिका कौन है, इसकी ऑथर, इसकी लेखिका। तो इसकी लेखिका हैं गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री, इन्होंने इस उपन्यास को लिखा है और इस उपन्यास के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिलता है, कैसे उपन्यासों को दिया जाता है। तो देखिए क्या क्या आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी आपसे पूछ लेता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया जा सकता है, तो देखिए, पहला, ये साल में केवल एक ही नॉवल को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 2-3 नॉवल या 4 नॉवल को आपने दे दिया, नहीं, साल में एक ही नॉवल चुना जाता है। ठीक, वर्ष में केवल एक उपन्यास को मिलता है, पहली बात। दूसरा, ऐसे उपन्यासों को मिलता है जो अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेटेड हो। जैसे मान लीजिए रेत समाधि को हिंदी में लिखा गया, लेकिन अगर इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया गया है तो अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों के लिए है ये, और अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड अगर कोई उपन्यास है तो उसको भी मिल सकता है, और किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट किए हुए उपन्यास को नहीं मिलता। तो ध्यान रखना है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए गए उपन्यासों को मिलता है। यानी रेत समाधि किस में लिखा हुआ है, हिंदी में, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है। तो दूसरी शर्त है अंग्रेजी भाषा में अनुवादित उपन्यास, ट्रांसलेट किया हुआ, अनुवादित किया हुआ। ठीक, और तीसरी बात है कि वो उपन्यास यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। यानी मान लीजिए उसका प्रकाशन अगर UK, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में नहीं हुआ है, तब भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज उस उपन्यास को नहीं मिलेगा। तो ये शर्तें पूरी करनी होती है। मुख्य रूप से 2 शर्तें हैं। क्या, अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट होना चाहिए, जबकि रेत समाधि हुआ अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट, अभी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। ठीक है, या UK में प्रकाशित हो जाए या आयरलैंड में। ये ऐसे ही उपन्यासों को दिया जाता है। और 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो किसको मिला है, तो रेत समाधि को। और इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम, जैसा मैंने आपको बोला कि अंग्रेजी भाषा में अनुवादित होना चाहिए, इसके अंग्रेजी ट्रांसलेशन का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। इस पुस्तक का अंग्रेजी में नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। जब ट्रांसलेशन किया गया तो ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किस नाम से है, टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी रेत की समाधि, रेत समाधि का। और इसको ट्रांसलेट किसने किया है, ट्रांसलेटर, इसको ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने, डेजी रॉकवेल। ठीक,
ये आपको याद रखना है। तो पहला 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला है? आपको ध्यान रखना है गीतांजलि श्री को। कौन सी पुस्तक, कौन से नॉवल के लिए मिला है? तो रेत समाधि के लिए। रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। और टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि का अंग्रेजी में रूपांतरण किसने किया है, ट्रांसलेशन किसने किया है? तो डेजी रॉकवेल ने। ठीक है। किसे मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़? तो पहली बात, साल में एक ही पुस्तक को मिलेगा, एक ही उपन्यास को मिलेगा। दूसरी बात, अंग्रेजी भाषा में अनुवादित होना चाहिए और यूनाइटेड किंगडम, यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। ऐसे ही उपन्यासों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जिसे मिलता है, तो आखिर इसमें प्राइज़ कितने रुपए का है, कितना प्राइज़ मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है इसमें 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। ठीक, पाउंड। ब्रिटेन में यानी यूनाइटेड किंगडम में जो मुद्रा चलती है, करेंसी जो है वहाँ की पाउंड है, और एक पाउंड में लगभग 110 रुपये के आसपास, 100 से 110 रुपये के आसपास बनता है। तो ये अगर रुपए में आप निकालेंगे तो लगभग 50 लाख रुपए के आसपास हो गया। 100 से गुणा कर दीजिए, 50 लाख रुपए के आसपास प्राइस हो गया। लेकिन ध्यान रखें, ये प्राइस राइटर, लिखने वाला, और ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट करने वाला के बीच में बांट दिया जाता है। ठीक है, बांटा जाता है। ठीक है, दोनों को मिलता है, इसी में से बांट दिया जाता है 50,000 पाउंड में से। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और कुछ बातें और ध्यान रख लीजिए गीतांजलि श्री के बारे में। ये एक इंडियन ऑथर हैं, यानी भारतीय लेखिका हैं। और दूसरी बात ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। ठीक है, मैनपुरी। और मैनपुरी के बारे में खास बात याद रखिएगा, मैनपुरी में समन पक्षी विहार है। ठीक, मैंने आपको पढ़ाया भी था एक क्लास में, तो आपको ध्यान रखना है मैनपुरी में कौन सा पक्षी विहार है? तो समन पक्षी विहार कहाँ स्थित है? मैनपुरी में। समन पक्षी विहार ये मैनपुरी में स्थित है। इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। ये आपका यूपी जीके स्पेशल का क्वेश्चन हो गया। इस बात को भी आप नोट कर लें। अगली बात यह है कि रेत समाधि में आखिर ऐसा है क्या, किसकी कहानी है? तो ध्यान रखिएगा, रेत समाधि में एक 80 वर्षीय महिला की कहानी है। 80 वर्षीय महिला की कहानी, जो भारत पाक का विभाजन होने के बाद, जो भारत पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद पाकिस्तान जाती है। ठीक, तो वही स्टोरी दिखाई गई है इसमें कि पाकिस्तान में उनके साथ क्या क्या होता है, कैसे दृश्य वो देखती हैं, वहाँ पर क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के बाद एक 80 वर्षीय महिला पाकिस्तान जा रही है। ये उन्हीं की एक स्टोरी है और इसी का नाम रेत समाधि है। ये आज हमारे पहला जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये रहा। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ कवर कर सकते थे हमने उसको कवर किया है। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं क्या है। इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरी न्यूज़ है BRT टाइगर रिजर्व। BRT टाइगर रिजर्व में काला तेंदुआ देखा गया है। ठीक, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या हो गया? BRT टाइगर रिजर्व। अब सवाल एग्जाम में आएगा, हाल ही में काला तेंदुआ कौन से टाइगर रिजर्व में देखा गया? आप क्या कहेंगे? BRT टाइगर रिजर्व। दूसरा, BRT टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इसको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए, तो काला तेंदुआ देखा गया, पहली बात तो ये है। तो काले तेंदुए को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक लेपर्ड। ब्लैक लेपर्ड। ठीक, और IUCN की रेड डाटा बुक में इसका जो स्टेटस है, वो है सुवेद्य, यानी ये प्रजाति खतरे में है, सुवेद्य। और सुवेद्य को ही हम अंग्रेजी में कहते हैं वल्नरेबल। तो IUCN स्टेटस क्या है इसका? वल्नरेबल है। ठीक, और मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ये सुवेद्य प्रजातियां क्या होती हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं, अति संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं, विलुप्त प्रजातियां क्या होती हैं। ये हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। ये एनवायरनमेंट का एक टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में अलग से हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, काला तेंदुआ भी न्यूज़ में है। तो आपसे पूछे कि काले तेंदुए का IUCN स्टेटस क्या है रेड डाटा बुक में, तो आप क्या कहेंगे? वल्नरेबल है, यानी हिंदी में क्या कहते हैं? सुवेद्य है। अब सुवेद्य क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सुवेद्य प्रजाति क्या होती है? देखिए, वल्नरेबल क्या होती है, सुवेद्य प्रजाति क्या है। जैसे सुवेद्य प्रजाति
ऐसी प्रजाति को कहते हैं जो खतरे में हो, ठीक, जिसके ऊपर संकट हो, खतरे में हो, लेकिन विलुप्त नहीं हुई है, ठीक, और बहुत ज़्यादा खतरा भी नहीं है, खतरे में है। तो इसकी 3 शर्तें हैं, 3 में से कोई एक पूरी करे। जैसे पहला, कोई एक शर्त पूरी करनी है सुवेद्य के लिए। तो देखिए पहली शर्त क्या है, पहला, पिछले 10 वर्षों में, जैसे मान लीजिए आज सुवेद्य घोषित किया गया, तो 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखना है हमें पिछले 10 वर्षों में उस प्रजाति की 50% जीव समाप्त हो गए हों, ठीक, लगभग आधी जनसंख्या उनकी समाप्त हो गई हो, ऐसे जीव। ये भी कंडीशन नहीं है तो या दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन अगर ये नहीं फॉलो हो रहा है तो दूसरी कंडीशन ये कि वयस्क जीवों की संख्या, इस प्रजाति के वयस्क जीवों की संख्या, यानी बड़े जो जीव हैं उनकी संख्या अधिकतम 10,000 हो, ठीक, यानी 10,000 तक उनकी संख्या हो, 10,000 से ज़्यादा ना हो। 10,000 से अगर वो कम हो गए हैं तो उस स्थिति में भी वो किस में आ जाएंगे, सुवेद्य हो जाएंगे, ठीक है। कितने बचे, या तीसरा है उस प्रजाति पर संकट हो, यानी प्रजाति खतरे में हो, ठीक, खतरे में हो। ये शर्तें हैं किसी भी प्रजाति के सुवेद्य होने की। इसी तरह कुछ शर्तें होती हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने की, यानी अति संकटाग्रस्त होने की, तो उसमें कुछ नहीं, अति संकटाग्रस्त कहेगा, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति अगर कहेगा तो यहाँ पर पिछले 10 वर्षों में 50% की जगह 90% कमी आ गई हो उनमें। दूसरा, वयस्क जीवों की संख्या केवल 50 बची हो, 10,000 की जगह केवल 50 बची हो, और वो अत्यंत खतरे में हो, ठीक। इसी तरह होता है संकटग्रस्त, यानी इंडेंजर्ड, ठीक, उसके लिए क्या होगा, 70% बची हो पिछले 10 वर्षों में, संख्या केवल 250 बची हो और थोड़ा अधिक खतरे में हो। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, ध्यान रखना है, अति संकटाग्रस्त, संकटाग्रस्त और सुवेद्य। तो सुवेद्य को हम वल्नरेबल कहते हैं और इसको VU से प्रदर्शित करते हैं। तो काला तेंदुआ किस में आता है, आपको ध्यान रखना है, काला तेंदुआ क्या है, काला तेंदुआ सुवेद्य है। IUCN की रेड डाटा बुक में काला तेंदुआ क्या हो गया, सुवेद्य हो गया। तो ये तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम देखते हैं BRT टाइगर रिजर्व, ठीक। सबसे पहली बात, BRT टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो आपको ध्यान रखना है BRT टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। और कर्नाटक में टाइगर रिजर्व की टोटल संख्या कितनी है, 5। कितने टाइगर रिजर्व हैं कर्नाटक में, 5, कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं। और सबसे खास बात यह है, ये काला तेंदुआ इन 5 टाइगर रिजर्व में देखा जा चुका है। जो काला तेंदुआ है वो 5 टाइगर रिजर्व में देखा जा चुका है। तो इन 5 टाइगर रिजर्व के नाम क्या क्या हैं, देखो एक तो हमें पता लग गया BRT टाइगर रिजर्व, इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो हम पहले 4 और ये 5वां है, 5वां भी लिख देंगे यहीं पे, फिर हम देखेंगे BRT टाइगर रिजर्व। देखिए सबसे पहला बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अगर आपसे कहा जाए बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। दूसरा भद्रा टाइगर रिजर्व, इसके अलावा TR मतलब टाइगर रिजर्व। तीसरा नागरहोल टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व। इसके अलावा डांडेल अंशी टाइगर रिजर्व, डांडेल अंशी टाइगर रिजर्व। और अंतिम ये 5वां, इसका नाम है BRT टाइगर रिजर्व, BRT टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पर बात आती है कि BRT टाइगर रिजर्व का पूरा नाम क्या है, तो ये देखिए BRT टाइगर रिजर्व का पूरा नाम है बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, ये इसका पूरा नाम है, टाइगर रिजर्व। तो BRT टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है और इसका पूरा नाम क्या है, बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। B से बिलीगिरी, R से रंगनाथ स्वामी और T से टेम्पल टाइगर रिजर्व। कहाँ है ये 5 टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक में है 5 टाइगर रिजर्व। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो काला तेंदुआ IUCN के स्टेटस में किस स्थिति पर है, तो आप कहेंगे ये सुवेद्य है यानी वल्नरेबल है। और BRT टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो वो कर्नाटक में है। और हाल ही में काला तेंदुआ कहाँ देखा गया, तो BRT टाइगर रिजर्व में देखा गया। ठीक है, चलिए
तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज के वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।